प्रखंड के भी पार्टी की ओर से अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रिका पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुजफ्फरपुर के साथी और इस जिला में पार्टी की ओर से संगठन प्रभारी के तौर पे काम करते हुए नेता साथी रमेश प्रसाद सिंह कुशवाहा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष और विगत कई दिनों से आपके बीच संगठन का काम देख रहे साथी हिमांशु पटेल जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और निरंतर जिनका साथ और सहयोग जब से मैंने बिहार की राजनीति में अलग से हस्तक्षेप करने का अभियान प्रारंभ किया, तब से हमारे साथ हर सुख दुख में लगे हुए नेता और साथी राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जी, महंत सिंह कुशवाहा जी, प्रमोद आनंद जी प्रदेश के महासचिव हैं, राजकिशोर सिंह उर्फ दारा सिंह जी, अजीत कुमार जी मुखिया हैं युवा साथी, बबलू शाह जी प्रदेश के महासचिव रामबल्ली सिंह कुशवाहा जी, मोहम्मद संजीर आलम मंसूरी जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इस जिला में अध्यक्ष हैं, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं इस जिला में श्रीमती पूजा सिंह जी, संजीव प्रसाद जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, गुड्डू पासवान जी, भोला सिंह जी, गुलशन कुमार सिंह जी, अरुण सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, नीरज कुमार जी छात्र नेता हैं, राम लगन जी जिनके संचालन में यह कार्यक्रम चल रहा है, राम स्नेही मंडल जी, अरुण आदित्य जी, भोला महतो जी, लक्ष्मण सिंह जी, रंजीत झा जी, दिनेश महतो जी, अवध महतो जी, से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, प्रारंभ में ही जब उमेश जी स्वागत भाषण के लिए इनको बुलाया गया और बोल रहे थे, तब उमेश जी आपसे बार बार क्षमा मांग रहे थे कि आप सब लोग धूप में बैठे हुए, गर्मी लग रही है। निश्चित रूप से जब गलती हो गई तो क्षमा तो मांगनी ही थी, लेकिन ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए थी। आगे से ख्याल रखिएगा, अगर आपको लगा कि मंच के नीचे लोग बैठेंगे उनको धूप नहीं लगेगी, इतनी तेज धूप नहीं है, तो मंच के ऊपर छावनी क्यों लगवा दिया आपने? यहां भी नहीं लगवाते, तब बात समझ में आती कि ठीक है आपने अच्छा किया। तो मंच पर जो लोग हैं उनको धूप लगेगी, नीचे बैठे हैं लोगों को धूप नहीं लगेगी, कैसे सोच लिया आप लोगों ने? देखिए, जो मंच के नीचे बैठे हुए लोग हैं वही जनतंत्र की असली ताकत है, इसलिए इनका सम्मान करना, कोई
उस रूप में नहीं, बल्कि हमारे अंदर यह होना चाहिए, सोच कर नहीं बल्कि बिना सोचे यह बात अंदर से निकलनी चाहिए। तो इस बात का ख्याल आगे संगठन के साथ ही रखेंगे, हम आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। कार्यक्रम तो यह विधानसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन का है। हमारी पार्टी ने तय किया अपने गठन के कुछ ही दिनों के बाद कि हम बिहार भर में अपने संगठन को हर गांव तक, हर मतदान केंद्र तक ले जाएंगे। इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे चुनाव भी अब नजदीक आ गया। इसी क्रम में बिहार के कुछ चुने हुए लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन करने का फैसला, और जहां सम्मेलन संपन्न हो जाता है जिला का, वहां फिर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन करने का फैसला। और इसी फैसला के तहत आज यहां का कार्यक्रम आयोजित है। कल हम थे जहानाबाद में, जहां लोकसभा क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन था। अब कुछ लोग इस तरह का कार्यक्रम देखकर चुनाव सामने है इसलिए अर्थ लगा लेते हैं कि चुनाव ही एकमात्र मकसद होगा। देखिए, चुनाव ही एकमात्र मकसद नहीं है। स्वाभाविक रूप से चुनाव जब सामने है, पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, तो चुनाव तो एक मकसद होता ही है, हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है। लेकिन सिर्फ चुनाव ही मकसद नहीं है। चुनाव संपन्न होने के बाद, चुनाव तो हर 5 साल में आता है, लोकसभा का फिर विधानसभा का भी, हमारे और आपके बीच संबंध कैसे पहले से रोज मजबूत हो, इस बात की कोशिश हमारी पार्टी निरंतर करते रहती है, ताकि सिर्फ चुनाव में आपकी ताकत का इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि चुनाव के बाद आपको जब हिस्सा देने की बात हो तो उस समय भी आपकी ताकत के बल पर उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी खड़ा होकर आपकी आवाज को बुलंद करने में सक्षम हो पाए। तो इसलिए भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जहां तक सीतामढ़ी का सवाल है, सीतामढ़ी के लोगों ने तो, आप सब लोगों ने हमेशा साथ दिया। बिहार में कुछ जिले हैं जहां के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया हमेशा, प्रारंभिक दौर से ही, उसमें सीतामढ़ी का भी नाम है। - 2009 में जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कम लोग जानते थे, उस वक्त भी लोकसभा का चुनाव हुआ था और तब भी हमारी पार्टी अलग बनी थी। उस पार्टी से उम्मीदवार हमने बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में बनाए थे। लगभग 2 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में उस वक्त हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हुई थी। और मुझको यह याद करते हुए हमेशा फक्र होता है कि 2 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में से सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र ऐसा था जहां सबसे ज्यादा वोट देने का काम लोगों ने किया। 40,000 से भी ज्यादा वोट मिला था उस समय। और वह भी एक ऐसा उम्मीदवार, आज उम्मीदवार का सवाल उठता है, उस वक्त हमने उम्मीदवार दिया, वह व्यक्ति पटना का, कहीं से इस लोकसभा क्षेत्र से संबंध नहीं, कोई जानता नहीं था, लेकिन हमने उम्मीदवार दिया। हमने आपसे आग्रह किया तो हमारी बात पर 40,000 वोट उस समय मिल गया था।
बाद में संयोग बना कि वह व्यक्ति फिर जगह उसी के माध्यम से उनकी बन गई, तो इसी जिला में कहीं से विधायक भी बन गए किसी पार्टी से, यहीं से। तो इस रूप में आप सब लोगों ने साथ दिया, शुरुआत में साथ दिया, जिस समय बहुत कम लोग जानते थे। आज बार बार यहां से वक्ता लोग यह कह रहे हैं कि जिसको उम्मीदवार बनाइएगा हम सब लोग जिताकर भेजेंगे। भैया यह बात सीतामढ़ी के लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। सीतामढ़ी के लोगों ने तो 2009 में साबित किया है कि जिसको उम्मीदवार बनाया जाएगा उसको सब लोग मिलकर साथ जरूर देंगे। यह बात तो पक्की है, तय है, इसमें बार बार बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन हम अभी कोई उम्मीदवारी की बात करने आए नहीं। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन में एक दल, घटक दल के रूप में शामिल है। हमारा लक्ष्य कोई एक उम्मीदवार को कहीं जिताना एक लोकसभा क्षेत्र में या कुछ लोकसभा क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है। एनडीए गठबंधन में हम हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एनडीए के लिए काम करेगा। यह ठीक है कि एनडीए गठबंधन में कुछ सीटों पर हमारी पार्टी लड़ेगी, बाकी और भी पार्टी है, सब पार्टियों के बीच सीटों का वितरण होगा और उसके आधार पर अलग अलग पार्टी की ओर से लोग उम्मीदवार अलग अलग जगह होंगे। एनडीए गठबंधन में अभी यह तय नहीं है कि किस लोकसभा क्षेत्र में किस घटक दल की ओर से उम्मीदवारी होगी। हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करने के लिए आए हैं। इस बार के चुनाव में यह बिल्कुल मत देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में किस पार्टी का उम्मीदवार है, कौन उम्मीदवार है। सिर्फ एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार देखिएगा और सीधे वोट करने का काम कीजिएगा। वह चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत किसी पार्टी का। क्योंकि आज पहले से ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और पूरे देश भर में माहौल है। 2014 से शुरुआत हुई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। बिहार के लोगों के आशीर्वाद से उस समय सीतामढ़ी के आप लोगों ने भी सहयोग किया था। उस वक्त 2014 में 3 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी हिस्सेदारी हुई थी एनडीए गठबंधन में, और 3 में 3 हम जीते थे, जिसमें सीतामढ़ी के लोगों ने, आप सब लोगों ने भी हमारे उम्मीदवार को जिताकर भेजा था। तो उस वक्त से लगातार जिस रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम, समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ले चलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जितना बढ़िया तरीका से हो रहा है, आज की तारीख में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, देश भर के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री फिर से एक बार 2024 में बने और बिहार में जो स्वरूप बना है एनडीए गठबंधन का, कई लोग मेरे कुछ निर्णयों की आलोचना भी कर देते हैं। हम जब जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर फिर पार्टी हमने बना ली और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन जिन बातों को हमने अलग अलग समय पर कहने का काम किया,
आज सारी बातें सच साबित हुई। जो जो बात हम उस समय बोल रहे थे, नीतीश जी को लगातार आगाह कर रहे थे, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नुकसान होगा। उस समय भले हमारी बातों को अनसुना किया गया, लेकिन अंत में फिर से नीतीश जी भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ता पर हम पहले बढ़ चले। तो इस बात के लिए नीतीश जी का भी हम धन्यवाद करते हैं इस मंच से। जो जो बात हमने उस समय कही, तमाम बात आज सच साबित हुई। तो जिस रूप में एनडीए गठबंधन का स्वरूप है, आगे के लिए भी मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन परिस्थिति की समझ, काम करने का अनुभव इतने दिनों का, इसके आधार पे आगे के लिए भी मैं जो कहूंगा उसमें अधिकांश बातें सच साबित होगी। और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए को जिताने का लक्ष्य है। और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं है, 40 में एनडीए गठबंधन जीतेगा, यह भरोसा है, यह भरोसा है। कौन है मुकाबले में? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा कर, देश के तमाम तबकों के लिए इतना अच्छा काम, चाहे किसान वर्ग के लोग हो, महिलाएं हो, शोषित पीड़ित लोग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, दलित महादलित हो, सबके लिए इतना अच्छा काम। जो सवर्ण समुदाय के भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी इतना अच्छा काम कौन नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सकता है? आज मुझको भी हंसी आती है कई बार यह देखकर, जब कांग्रेस के बड़े नेता अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम सत्ता में आएंगे तो सामाजिक न्याय का जितना काम बचा हुआ है सब काम कर देंगे। राहुल जी रोज बोलते हैं, अरे भैया इतने दिनों तक बचा हुआ क्यों रह गया? कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस की सरकार जब देश में रही तो सामाजिक न्याय की बात उनको ध्यान में नहीं आई, कभी ध्यान में नहीं आई। अलग अलग समय पर आयोग बनाकर पिछड़ा समाज के लोगों को भारत सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात आयोग पर आयोग बनता रहा, और जानबूझकर उसको ठंडा बस्ता में डालने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। और आज जब बातें यहां तक आ गई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस के लोग सामाजिक न्याय की बात करने लगे। जहां जाते हैं पूछते हैं, मीडिया के लोग वहां होते हैं, पूछते हैं कि आप में से कितने लोग कौन कौन ओबीसी के हैं। सामने बैठे हुए लोगों से पूछते हैं कौन कौन ओबीसी से है। अरे भैया ओबीसी से अगर नहीं है, इतने दिनों तक शासन आपका था, आपने क्या किया, जरा इसको भी बताने का काम। और आज ओबीसी की बात अगर कोई पूछे कि कौन है, सबसे नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी जी ही पिछड़ा समाज से आते हैं। इससे बड़ा क्या परवाह? राष्ट्रपति आदिवासी परिवार से। तो इस तरह की स्थिति में कौन मुकाबला करने वाला? और उनके जो शागिर्द हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हमने तो उसी समय जो हमने कहा कि नीतीश जी से अलग हो रहे थे और नीतीश जी को हमने आगाह किया था, क्या मामला था? हम बार बार यही कह रहे थे कि नीतीश जी जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, बिहार 2005 के पहले की स्थिति में लौट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बिहार के लोग उस स्थिति को नहीं कबूल करेंगे जिस तरह से आतंक पाखंड का राज चल रहा था। गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने घर की तिजोरी में भरा जा रहा था। फिर वही स्थिति वापस लाने की बात बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी। और हमने कहा कि
कि चाहे जो भी परिस्थितियां हैं हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपके साथ इस रास्ते पर हम नहीं जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, राजनीति में चाहे जिस तरह का कष्ट उठाना पड़े उपेंद्र कुशवाहा उठा लेगा, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देगा। लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, तब जाकर यह काम हो पाएगा। हम कल गए थे जहानाबाद, वहां भी देखा हमने, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का। आज शायद कार्यक्रम वहां है, कौन विश्वास यात्रा करके क्या कार्यक्रम चल रहा है, और उसे कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी को कोसने का काम निरंतर आरजेडी के युवराज कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के अंदर अगर थोड़ा भी कुछ होता तो नीतीश जी जैसे व्यक्ति को कोसने का काम कम से कम आरजेडी के लोग नहीं करते। नीतीश जी ने जितनी बड़ी कृपा आरजेडी के ऊपर कर दी कि आजीवन इन लोगों को नीतीश जी का पैर धोकर के पीना चाहिए। नीतीश जी के प्रति आरजेडी के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। चाहे जिस भी परिस्थिति में हो गया हो, लेकिन हो गया। 2015 में अगर नीतीश जी ने आरजेडी का साथ नहीं लिया होता तो आरजेडी का आज अता पता नहीं होता, अता पता नहीं होता। तो कुरामीन को मिल गया वहीं से, और इस बार भी सत्ता में 17 महीना मौका दिया। तिजोरी में जो कुछ कमी हो गई थी फिर से भर लेने का काम हुआ। अभी जो चल रहा था, बिहार विधानसभा में सरकार विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लाई थी, बाद में तो खबर आप लोगों तक भी पहुंची। एक एक विधायक को 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ देने का ऑफर हुआ था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे कि कुछ लोगों को मिल गया, मुझको नहीं मालूम मिला कि नहीं मिला। लेकिन पैसा से भी खरीद कर चाहे जैसे भी वो सत्ता में आ जाए, क्योंकि उनको मालूम है जनता के वोट से आरजेडी कभी बिहार में सत्ता में नहीं आने वाला। इसलिए नीतीश जी के साथ जैसे ही हुए, अब नीतीश जी को परेशान करने लगे कि अब हमको वोट दिला दीजिए मुख्यमंत्री के रूप में। उनको मालूम था कि कभी हम जनता के वोट से होंगे नहीं, तो चलिए हो जाए किसी तरह से। नहीं हुए तो अविश्वास प्रस्ताव में फिर विधायक को खरीदने की कोशिश, तो तिजोरी इन लोगों ने फिर से 17 महीना में भर ली है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इनकी इन बातों में मत जाइएगा, बड़ा नुकसान हो जाए। नुकसान आपका कम, आपके बाल बच्चों का ज्यादा हो जाए। आरजेडी के लोग जब सत्ता में थे, हम तो जब सत्ता में रहते हैं तब भी वही बात बोलते हैं। हम सत्ता से बाहर होते हैं तभी जनता के सवालों पर वही बात बोलते हैं। है लोग जो संघर्ष के दिनों में और बात बोलते हैं, और जब सरकार में चले जाते हैं तो दूसरी बात बोलने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष में होता है तब भी वही बात बोलता है, और जब सत्ता में जाता है तब भी वही बात बोलने का काम करता है। आपको हमने महसूस किया था उस समय भारत सरकार में शिक्षा मंत्री होने के कारण मुझको अवसर मिला कि देश के अन्य राज्यों में भी किस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, उसको नजदीक से जाकर देखने का मुझको मौका मिला दूसरे राज्यों में। और दूसरे राज्यों से बाहर विदेश के भी कई देशों में उस वक्त जाने का मौका मिला शिक्षा मंत्री के रूप में। वहां जाकर भी हमने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था है, वहां जाकर भी हमने देखने का काम किया। और तब मुझको लगा कि अगर कहीं और सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो बिहार के सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। और हम जिस विभाग के मंत्री थे, भारत सरकार भी शिक्षा विभाग चलाती है। भारत सरकार में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भारत सरकार का विद्यालय है।
सरकारी स्कूल है। देश में चाहे जितना डीपीएस सीपीएस प्राइवेट स्कूल हो जाए, सबसे अच्छा रिजल्ट चाहे 10th का हो 12th का हो अगर होता है सीबीएसई में, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का होता है, सरकारी विद्यालय का होता है, प्राइवेट का नहीं होता है। तो प्राइवेट से बेहतर इंतजाम जब भारत सरकार के स्कूल में हो सकता है, दूसरे राज्यों के वहां के स्थानीय स्कूल में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? यह बात उस समय मुझको देखने का मौका मिला तो मुझको लगा कि निश्चित रूप से यह हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। इतने दिनों का जंग लगा हुआ है। लालू जी उस समय भाषण करते थे, गैया बकरिया चढ़ती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। आज उनकी युवराज आएंगे तो पूछिएगा, आरजेडी के लोग आएंगे तो पूछिएगा, गैया बकरिया तो श्रीमान जी आज भी चल रही है, लेकिन मुनिया बिटिया की पढ़ाई के लिए आपने क्या इंतजाम किया था? कोई इंतजाम नहीं हुआ। जो पैसे वाले लोग हैं उनको कहां दिक्कत है? पैसा है उनकी जेब में, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन गरीब आदमी कहां पढ़ाएगा? उसी सरकारी स्कूल में। हमने 2017-18 में जो आंदोलन चलाया था, कई मीडिया के लोग या दूसरे लोग भी होंगे, नहीं अगर आपके पास हो तो मेरे कोई साथी जिला में है उनके पास होगा। उस समय जो मांग पत्र हमने सार्वजनिक रूप से सरकार के सामने रखा था, 25 सूत्री मांग हमारी थी। उसको उलट कर देख लीजिएगा पुराना वाला कागज। उस कागज में जितनी मांगे लिखी गई थी, आज राज्य की सरकार उन्हीं मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया के बारे में, पात्रता परीक्षा के बारे में, और हर तरह से जो आज सरकार डिसीजन कर रही है, उस वक्त अगर हमारी मांगों को जो हमने तब कहा था, यही मांग आज पूरी हो रही है, उस वक्त अगर पूरी हो गई होती तो आज शिक्षक समुदाय के लोग गुस्सा में नहीं होते। आज शिक्षक समुदाय के लोग भी अंदर से आक्रोशित है। उनके साथ क्या हो रहा है? उस वक्त अगर तमाम मांगे हमारी मान ली गई होती तो शिक्षा की गुणवत्ता भी हो जाती, गांव के गरीब बच्चों का भविष्य भी बन चुका होता और शिक्षकों को भी तबाही नहीं हुई होती। लेकिन उस वक्त हमारी मांग नहीं मानी, अब मांगी जा रही, लेकिन अब मानी भी जा रही है। तो मुझको कभी कभी अच्छा लगता है कि चलिए देर से ही सही कुछ तो हो रहा है, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ होने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब शिक्षा विभाग की चर्चा होती है और शिक्षकों की चर्चा होती है, तो एक अभी बिहार की सरकार में एक सनकी अधिकारी बैठा हुआ है। सनकी किस्म का अधिकारी है और किसी स्कूल में गया हुआ अधिकारी। ठीक है, मास्टर साहब ने कोई गलती की होगी, हम मानते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि मास्टर साहब ने गलती नहीं की होगी, समय पर नहीं आए होंगे या और कोई गलती हुई होगी, लेकिन गलती हुई है तो उसके लिए नियम प्रावधान बना हुआ है। उन प्रावधानों के तहत आप कार्रवाई कीजिए। सरकार को यह ताकत है, आप अधिकारी हैं, आपको ताकत है, कार्रवाई कीजिए। लेकिन किसी शिक्षक को सरेआम आप गाली देने का काम कीजिएगा, इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। शिक्षकों को गाली देकर शिक्षा में सुधार नहीं होगा, शिक्षकों का मान प्रतिष्ठा बढ़ाकर शिक्षा में सुधार होगा। एक समय था जब शिक्षकों की कितनी प्रतिष्ठा समाज में थी, उसी तरह की प्रतिष्ठा जिसमें शिक्षकों की भी भूमिका होगी। हम यह नहीं कह रहे कि एक तरफा कोई कर देगा, शिक्षकों की भी भूमिका होगी, समाज की भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी, लेकिन फिर उसी तरह की साख शिक्षकों की लौटानी पड़ेगी, वही प्रतिष्ठा फिर से लौटानी पड़ेगी, तब जाकर शिक्षा, अच्छी व्यवस्था शिक्षा में हो पाएगी। गाली देकर नहीं संभव है, और सरेआम गाली देने का काम, इस तरह से शिक्षा में काम अभी नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से हमारी मांगों के अनुरूप कुछ अच्छे काम किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि और सारा जो काम है वह काम भी होगा। जितना काम हुआ है उसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद भी करता हूं कि चलिए देर से ही सही लेकिन हो रहा है।
लेकिन आगे आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। न सिर्फ शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में भी, बाकी और नौजवानों के लिए रोजगार के मामला में, किसानों के लिए। अब चीनी मिल बंद है, आपके यहाँ भी रीगा चीनी मिल, जब हम आते हैं तो लोग हमको बोलते रहते हैं। तो इस तरह का और भी बहुत सारा सवाल है, उन सवालों का हल निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा। लेकिन उसके लिए आप सब लोगों की ताकत मिलेगी, तब उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ आज नहीं बोल रहा है, बल्कि हमारी पार्टी को जितनी ताकत आप देंगे उतनी ताकत का इस्तेमाल चाहे भारत सरकार में हो या आगे आने वाले दिनों में, अगले साल विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो बिहार विधानसभा में, बिहार में जितनी ताकत मिलेगी, आपकी ताकत का इस्तेमाल इन तमाम कार्यों को करने के लिए हमारी पार्टी सबसे पहले करने का काम करेगी। तो तमाम काम करना है, तमाम काम करना है। मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, मौका मिलेगा तो बताएंगे कैसे काम होता है। बिहार से बाहर के राज्यों में ही नहीं, बिहार में भी हो सकता है, हर मामला में हो सकता है, करके बताने का काम करेंगे। तो आपसे ताकत चाहिए, यही हम आपसे गुजारिश करने आए। इस बार अभी तो लोकसभा का चुनाव है, हम अपनी पार्टी के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग इधर उधर कुछ मत बोलिए, सीधे गांव-गांव में जाइए, जा भी रहे हैं, और गति को तेज कीजिए, हर मतदान केंद्र तक पार्टी को पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि एनडीए गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार हो उसको आप मजबूती से जिताने का काम कर सकिए। यही आग्रह है, और आप सब लोगों से भी यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को सीतामढ़ी से भी भारी बहुमत से जिताकर भेजिएगा। इसी से उपेंद्र कुशवाहा को भी ताकत मिलेगी, और इसी ताकत का इस्तेमाल करके हम आपके बाल बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, मेरे कलेजा के अंदर जितनी चीजें हैं, मेरे मन मस्तिष्क में जितनी चीजें हैं, उनको समय पर निश्चित रूप से हम करने का काम करेंगे। मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जरूर कीजिएगा। आज का कार्यक्रम हुआ, फिर आगे की तारीख में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यक्रम लगा हुआ है, वहां भी जाएंगे, और चुनाव के समय फिर सुरसर और बाकी जगह भी चुनाव प्रचार के क्रम में हम आएंगे। तो उस वक्त आइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब लोग आए और हम लोगों की बातों को गंभीरता पूर्वक आपने सुनने का काम किया, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।